नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ईएमआर सुना आपने भाई? ईएमआर हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में ये कहता है जो एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वो क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, यानी इलेक्ट्रिक रेडिएशन के साथ साथ मैग्नेटिक रेडिएशन भी होगी। यही तो मतलब इसका। लिखना किसी को या पता है? लिखना चाहो तो लिख लो। एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। अब नेक्स्ट बात क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर। भाई आप देखो, जो ना मान लीजिए ऐसे मूव कर रहा है वो एक डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होगा और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के भी परपेंडिकुलर होगा। लिखो लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल are perpendicular to each other, are perpendicular to each other as well as perpendicular to direction of propagation, perpendicular to each other as well as perpendicular to direction of propagation। समझ आई बात? अब देखो, जो मान लीजिए x एक्सिस में प्रोपागेशन हो रहा है तो y एक्सिस के लॉन्ग क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी एक्सिस के लॉन्ग आएगा? z एक्सिस के लॉन्ग आएगा। समझ आई बात? नेक्स्ट देखो, जो ईएमआर होती हैं, बोलो मत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं उनको उनके मूवमेंट के लिए उनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है। और कितनी स्पीड से? स्पीड ऑफ लाइट से। लिखो ईएमआर डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, ईएमआर डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम विद स्पीड ऑफ लाइट। ईएमआर डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम विद स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये हो गया, ये फिजिक्स में पढ़ते हो आप। ठीक है, अब इधर देखो, अब यहां पे ऐसा होता है, ये मान लीजिए जैसे y एक्सिस है, ये z एक्सिस है और x एक्सिस में ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन मान लीजिए है। प्रोपागेशन किसका? डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट लिख लो, जो भी लिखना चाहो। और यहां पे मान लीजिए ऐसे, ये ऐसे देखिए, ये मान लीजिए रेड से मैंने दिखाया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे मान लीजिए प्रोड्यूस किया। ठीक, तो ऐसे ही यहां पे क्या होगा? इस डायरेक्शन में ये क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो y एक्सिस में क्या है आपका? मैग्नेटिक फील्ड। z एक्सिस में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो ऐसे प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, फिगर आप ठीक से बना लो, एनसीईआरटी में देखना, बहुत अच्छा दे रखा है। मेरा थोड़ा सा सही से बनाऊंगा, टाइम लगेगा, रहने दो यार, आप समझते हो। लिख लो, जल्दी लिखो, बना लोगे अपने आप। एनसीईआरटी में बहुत अच्छा दे रखा है। अरे एनसीईआरटी में से बना लेना, घर जाके साफ साफ बनाना है तो। नेक्स्ट लिखो, हो गया? बनाओगे यहीं पे? अरे सही नहीं बना, थोड़ा सा ना यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से आता है इसका ना, ये जो घुमा के दिखाते हैं। कोई बात नहीं, जैसा भी वैसा बना लो। हो गया? नेक्स्ट देखो, अब है ना वेव के बारे में पढ़ना अपने को। आप वेव पढ़ते हो, कोई भी एक वेव, जैसे ये देखो, यहां पे मान लीजिए मैं एक वेव ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये वेव रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है भाई, इस पार्ट को क्या बोलते हो? ये, और इसको, ठीक, और दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? लैम्डा। और 1 मीटर लेंथ में कितने लैम्डा होंगे, यानी कितनी वेव होंगी? ये यहां से लेकर यहां तक पूरी एक वेव होगी ना, यहां से लेकर यहां तक ऐसे एक पूरी वेव है। ठीक, 1 मीटर लेंथ में, एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव होंगी? दैट इज वेव नंबर। वेव नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई 1 बाई लैम्डा। अब देखो, इसकी यूनिट अगर मीटर ले रहे हो या एंगस्ट्रॉम ले रहे हो तो इसकी क्या होगी? मीटर इनवर्स या एंगस्ट्रॉम इनवर्स। कोई डाउट है क्या? सबको पता ना ये बात। अब नेक्स्ट क्या आता है अपना, और क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? जैसे यहां से भाई, जैसे ये वेव है, मान लीजिए एक वेव यहां से ऐसे चली, जैसे यहां से मान लो, अब ये वेव आ रही है, ये यहां से ऐसे इस पॉइंट के थ्रू ये पूरी पास कर जाएगी, यहां से लेकर ये पूरी वेव
इस पॉइंट के थ्रू कितने टाइम में पास करेगी, दैट इज वेव नंबर, सॉरी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना इसको, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नहीं, एक सेकंड में इस पॉइंट के थ्रू कितनी वेव्स पास करेगी, ये पूरी एक वेव है। ठीक, मान लीजिए एक सेकंड में यहां से 20 वेव पास कर जाए ऐसी, तो उसको क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। ठीक, और टाइम पीरियड क्या होता है कि एक वेव कितना टाइम लेगी, तो एक वेव कितना टाइम लेगी। ठीक, ये फ्रीक्वेंसी ऐसे लिखते हैं। वो वेव नंबर है, बार लगा दिया और उसके ऊपर बार नहीं लगाओगे तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो भाई एक सेकंड में कितनी वेव पास करेगी, यानी एक वेव कितना टाइम ले रही है, 1/t। ऐसे करते हो ना गिरते। स्पीड कैसे लिखते हो भाई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है पर यूनिट टाइम, तो वो स्पीड होगी। तो स्पीड को कैसे लिखोगे, बोलो भाई, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। कोई डाउट है क्या, ये लैम्डा बाई टी लिख दिया आपने, डिस्टेंस बाई टाइम। और एक होता है, ये क्या होता है, दिस इज एम्पलीट्यूड। कोई डाउट है क्या, बोलो भाई किसी को कोई डाउट है क्या, तो बनाना चाहो तो बना लो, आपको आता है। ये लिखवाऊं क्या आप डेफिनेशन, लैम्डा इसे कहते हैं, ये होता है यूनिट आपको पता है। इसकी यूनिट क्या होगी, टाइम की तो यूनिट होगी सेकंड, और इसकी क्या होगी, सेकंड इनवर्स या और हर्ट्ज भी बोलते हैं। लिख लो जल्दी से। लिख लिया भाई सबने। नेक्स्ट लिखो प्लैंक्स क्वांटम थियरी। प्लैंक्स ने क्या बोला, प्लैंक क्वांटम थियरी, बताओ भाई। जैसे हम क्या करते हैं, देखो कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, आप जाके देखना आज एनसीईआरटी एक एक लाइन कवर हो रही है आपकी। अच्छा, इससे पहले ना एक चीज और सीख लो, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वो पैटर्न बनता है ना, स्पेक्ट्रम जो बनता है, वो और बना ले। हटा दूं इसको, तो स्पेक्ट्रम और बना देता हूं एक बार, वो और देख लो। चाहे इसके नीचे लिख लेना, उससे कोई फर्क नहीं, अगर हेडिंग डाल ली कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले आती है यहां पे कौन सी रेज, कॉस्मिक रेज, और फिर कौन सी आती है, गामा, जी फॉर गामा, गामा रेज, फिर आती है एक्स रे, फिर आती है यूवी, और फिर आती है विजिबल, और फिर आती है इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, और फिर रेडियो वेव। ऐसे आती ना। ठीक, कैसे करते हैं इनको, अगर 0.01 एंगस्ट्रॉम से कम है लैम्डा, तो क्या होगी, कॉस्मिक रेज होगी। और 0.01 से 0.1 एंगस्ट्रॉम तक है तो कौन सी होगी, गामा। एक्स रेज तक है, एक्स 0.1 से 100 एंगस्ट्रॉम तक एक्स रे। और यहां पे आती है अपनी, जो इसको ऐसे शो करते हैं हम, विबग्योर ना, ये विबग्योर बनाती है। ठीक, VIBGYOR, मतलब तो पता ना सबको, विजिबल रीजन, मतलब इस रीजन में अगर वेवलेंथ है तो आप उस रे को देख पाओगे, बाकी को नहीं देख पाओगे। एक्सरे दिखती है क्या आपको, जिसको दिखती है वो एबनॉर्मल है। यहां पे ये 3800 एंगस्ट्रॉम से ये 7600 एंगस्ट्रॉम तक रहता है अप्रोक्स, कई बार 4000 एंगस्ट्रॉम भी दिया रहता है, अप्रोक्स ये आइडिया रहता है। ठीक, तो यहां से अब इससे ज्यादा यहां पे कितनी होगी, 10 की पावर 6 एंगस्ट्रॉम तक अगर है, इसके बाद 10,000 से 10 की पावर 6 तक है, कौन सी आएगी, इस गैप में इंफ्रारेड। और 10 की पावर 9 एंगस्ट्रॉम तक है माइक्रोवेव, उससे ज्यादा है रेडियो वेव। तो ये होता है, आप ओनली इस रीजन में देख सकते हो, इस वेवलेंथ को देख सकते हो। ठीक, तो चाहो तो आप यहां से फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हो, सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं, क्या फ्रीक्वेंसी तो करेंगे, कैसे करेंगे, हम अभी पढ़ेंगे एनर्जी इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो यहां से न्यू इज इक्वल टू आप क्या कर दोगे, सी अपॉन लैम्डा, तो यहां से कर सकते हो। ठीक, कर सकते हो ना फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट, ये कर लेना घर जाके, अभी मैं पढ़ा दूं एक बार आपको, घर जाके करते रहना। समझ आया सबको, याद कैसे रखनी है, सी फॉर कॉस्मिक, जी फॉर गामा, फिर एक्स, जी के बाद एक्स, फिर यू, फिर वी, फिर इसके बाद फिर वापस IMR,
अल्फाबेट। ठीक, रटना नहीं है, मैं तो ऐसे ही याद रखता हूं। ठीक, नहीं समझ में आया? विजिबल के इस तरफ पूरा क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और इस तरफ भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, देख लो। ठीक, 0.001, 0.1, 100, फिर ये आपको पता ही रहता है, सबको याद रहता है, उसके बाद 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, ऐसे अपने आप माइंड में रहता है। लिखा भाई? आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ना है। हम क्या करते हैं, प्लैंक ने क्या बोला, मान लीजिए से कोई एक आप वो लेके आओ, आयरन बॉल लेके आओ, है ना, उसको बिल्कुल गर्म कर दो, रेड हॉट कर दो एकदम। तो बहुत ज्यादा गर्म करने के बाद उसको एक अंधेरे कमरे में लेके जाओ और उसको वहां रख दो, थोड़ी देर के बाद आपको चमक दिखेगी। ठीक, वो क्या होता है, वो जो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी ना, रेडिएशन जो एब्जॉर्ब की थी जब आपको उसको हीट कर रहे थे, तो वो एनर्जी धीरे धीरे उससे इमिट होगी, रिलीज होगी। तो वो एनर्जी आपको उस टाइम पे लाइट की फॉर्म में दिखती है, इसलिए वो थोड़ी सी चमक दिखेगी आपको वहां पे। ठीक, तो उसने ये बताया जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी और जो इमिट की है वो क्या हुआ, कंटिन्यूस नहीं रहती। हम क्या सोचते हैं कंटिन्यूस है, लेकिन वो क्या रहती है, डिसकंटिन्यूस रहती है। और किसके फॉर्म में रहती है, पैकेट्स के फॉर्म में रहती है। जो एनर्जी के ये पैकेट्स, इनको क्या कहते हैं, फोटोन। किसके केस में, लाइट रेडिएशन के केस में। समझ आ रही बात? तो लिखना, ये बात लिखना चाहो तो लिख लो। अकॉर्डिंग टू प्लैंक, अकॉर्डिंग टू प्लैंक, according to Planck, radiant energy absorbed or released, absorbed or emitted, absorbed or emitted from a body is not continuous, is not continuous, but it is discontinuous. कंटिन्यूस नहीं होगी, क्या होगी, डिसकंटिन्यूस होगी। Not continuous, it is discontinuous in form of packets, in form of packets और क्वांटम। और क्या कहते हैं इनको, क्वांटम। लिखा भाई? नेक्स्ट लाइन में लिख लो, इन केस ऑफ लाइट, इन केस ऑफ लाइट दीज पैकेट्स और क्वांटम आर कॉल्ड फोटॉन्स। ठीक, तो अब जब भी लाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या इमिट होगी तो किसकी फॉर्म में होगी, जैसे ट्यूबलाइट से लाइट एनर्जी आ रही है, किस फॉर्म में आ रही है, फोटोन की फॉर्म में आ रही है। कोई लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई पार्टिकल लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, किसकी फॉर्म में करेगा, फोटोन की फॉर्म में करेगा। ठीक, तो उसने बोला एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है, बोलो भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ठीक, तो एनर्जी इज इक्वल टू एच सी। ठीक, एच न्यू सॉरी न्यू। ठीक, हमने पीछे देखो क्या किया था, हमने पीछे किया था वेलोसिटी, और वेलोसिटी हम ये जो करते हैं वहां पे v की बजाय c लिख दो, हमने v लिख दिया ना, c लिखेंगे ना, क्यों, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट ही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड है। तो c इज इक्वल टू क्या किया, न्यू इंटू लैम्डा, और न्यू इज इक्वल टू क्या कर सकते हो, c अपॉन लैम्डा। तो यहां से क्या आएगा, बोलो, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ये दोनों फॉर्मूले आप लगा सकते हो। ठीक, अब जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी तो हम बोलेंगे फोटोन के रूप में। एक फोटोन की एनर्जी क्या है, एच न्यू। तो हम हमेशा क्या यूज करेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू 1 एच न्यू। 2 फोटोन हो गए तो 2 एच न्यू, 3 एच न्यू, 4 एच न्यू, 5 एच न्यू। कभी ऐसे लिखेंगे डेड एच न्यू, तो ये लिखना गलत है। अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनर ये 4 ऑप्शन ऐसे देखे कौन सा एक्सप्रेशन गलत है, समझ गए ना, तो कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ आ रही बात? तो अब हम इनकी वैल्यूज रख के देखते हैं। तो वैल्यूज जब रख के देखोगे, इधर देखना, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा करोगे। एच क्या है, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, पता ना सबको, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, 6 की वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर -34। यूनिट क्या लिखोगे, जूल।
इसकी होती है पर सेकंड, और उधर जाके सेकंड हो जाएगी जूल सेकंड। अब एग्जामिनर चाहे तो आपसे एक छोटी सी चीज पूछ सकता है, एच की यूनिट डायमेंशन क्या होगी? जूल की क्या होती है? अरे क्या होती है? कुछ नहीं। इधर देखो, इधर देखो, मान लीजिए मुझे कुछ भी नहीं आता, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, तो जो एनर्जी की डायमेंशन होगी वही होगी, चाहे वर्क हो चाहे एनर्जी हो। जूल जिसकी यूनिट है सबकी डायमेंशन सेम होगी। ठीक, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और जूल में आता है वर्क की और एनर्जी की डायमेंशन सेम होगी, जूल वाली। ठीक, तो वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये करते हो। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, इसकी m की मास की यूनिट क्या होती है? डायमेंशन m, और ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर लेंथ का है तो ml, और इसको क्या लिखोगे? एक ही डायमेंशन t-2, और डायमेंशन d की, d डिस्टेंस है l, तो ml2t-2, ये यूनिट होगी, ये डायमेंशन होगी ना किसकी? जूल की, चाहे वर्क हो चाहे एनर्जी हो। ठीक, तो अब जूल की ये होगी तो इसकी h की क्या होगी? ml2-t-2 इंटू टी, ml2t-1। ये पूछ लेते एग्जामिनर सीधा आपसे, बता दोगे? रटना नहीं है, रटेगा नहीं इसको कोई भी। एनर्जी इज इक्वल टू, एच की वैल्यू पुट करो 6.62 इंटू 10 की पावर -34 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाई लैम्डा, और हम ऐसा ही यूनिट रख रहे हैं, इसको भी ऐसा ही में रखेंगे मीटर में। तो E इज इक्वल टू कितना आएगा आपका? 19.86 आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना। और ये 10 की पावर -34, और ये कितना है? 10 की पावर -8 -26 बचेगा अपॉन लैम्डा मीटर में। और अप्रोक्सीमेट अगर रखना है 19.8 को 20 लिख लूं, तो 20 को 2 इंटू 10 लिख लूं, तो 10 की पावर -25, 10 की पावर -25 बचेगा 26 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे। तो एनर्जी इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -25 अपॉन लैम्डा मीटर में लिखना हो तो। और अगर हम ये तो कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये जरूर याद रखना 12400 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, और इसकी यूनिट किस में आएगी एनर्जी की? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, और ये इसकी एनर्जी आती है जूल में। समझ आई सबको बात? अब इधर देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एग्जाम में एक बार पूछी भी गई है। एनर्जी हम लिखते हैं, मान लीजिए 2 को जोड़ दिया हमने, ठीक है? इधर देखो, जैसे हम क्या करते हैं, एनर्जी को ऐसे जोड़ते हैं। मान लीजिए क्या हुआ, एक फोटोन यहां आया, इसने इवन एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया, हम पढ़ते हैं ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो एनर्जी इमिट करता है वो, उसने इवन एनर्जी इमिट की, दूसरे ने E2 की, और हम बोलते ये सीधा आया, अगर सीधा आता तब भी तो E एनर्जी इमिट करता। टोटल एनर्जी तो क्या होगी? E इज इक्वल टू क्या होगी? जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते? E1 प्लस E2। क्या हम इसके लिए लैम्डा जोड़ सकते हैं? लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। तो इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू 1 प्लस एच न्यू 2, यानी एच से एच कैंसिल, न्यू इक्वल टू न्यू 1 प्लस न्यू 2। क्या लैम्डा जोड़ सकते हैं ऐसे? लैम्डा नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्डा 2, देन 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2। एक बार डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछ लिया था और आंसर इस फॉर्म में दिया गया था, लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। ठीक, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, आसान सा है। समझ आया कि नहीं? जल्दी लिखो फिर। आपको एक चीज़ बताऊं, बढ़िया, जैसे आपकी केमिस्ट्री चल रही है, अब आपने एक चीज़ देखा, टीचर क्या करते हैं, अपना टाइम पे सिलेबस पूरा करते हैं, मतलब मैं तो कर देता हूं, ठीक? तो हम लोग अपना पूरा कर देते हैं, चाहे छोटा मोटा लेक्चर हो जाए तो एडजस्ट कैसे न कैसे तो करके करते ही हैं, चाहे 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा के करें, हर लेक्चर में 10-10 मिनट ऐड करें। कभी ऐसा तो नहीं करते ना 2 घंटे की जगह 4 घंटे एक्स्ट्रा, 4 घंटे पढ़ा दिया। जैसे आपका मोल कॉन्सेप्ट में मैंने एक एक्स्ट्रा लेक्चर लगाया, क्योंकि मुझे पता वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो समझ में आ गया तो फिजिकल में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, इंपॉर्टेंट जगह पे मैंने टाइम लगाया आपके लिए। अब होता क्या, जैसे आप लोग पढ़ते हो, आप लोगों का बैकलॉग हो जाता, हमारा नहीं होता कभी, और हो भी जाता तो हम 1 वीक में 2 वीक में उसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब आपके लिए गुड न्यूज़ क्या है
कि आप जैसे आपकी केमिस्ट्री चल रही है ना, वैसे ही फिजिक्स के भी टॉपिक उठा लो पैरेलल, कि मोल कॉन्सेप्ट के साथ एक, जैसे मोल कॉन्सेप्ट जैसा बड़ा चैप्टर मुझे भी 4 दिन में खत्म करना है, जैसे मैंने आपको बताया एटॉमिक स्ट्रक्चर में 3 दिन में करूंगा, तो वैसे ही कोई टॉपिक लो और उसको 3 दिन में खत्म करने की कोशिश करो। उसकी एक्सरसाइज 1 और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम अपने को 2 बार करने हैं। और ऐसे करते अगर चलो आपकी बायो अच्छी रहती है सबकी लगभग ऑलमोस्ट, है ना, तो बायो ठीक है ही अपनी, और बायो में वैसे भी आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। ठीक, तो अब सोचो अगर 5 अप्रैल तक आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया और मेरे साथ साथ पूरा हो जाए, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा फिर तो, है ना, क्योंकि नया नया पढ़ा रहेगा ना 2 महीने का, तो 2 महीने का रिवाइज भी जल्दी होगा, साथ में पैरेलल रिवाइज भी करते चलना। मैं बताता चलूंगा बीच बीच में आपको ये चीज़ें सारी, बस आप क्लास अटेंड करते रहो। जैसा केमिस्ट्री में एफर्ट लगा रहे हो वैसा ही इसमें लगाओ। केमिस्ट्री में कितने एफर्ट लगा रहे हो आप? 2 घंटे क्लास में आते हो, 10-15 मिनट आने जाने की मान लो 2.5 घंटे, मेरे ख्याल में मैक्सिमम 1 घंटे की जरूरत पड़ती होगी ना घर जाके, तो या इससे भी ज़्यादा पढ़ते हो? ठीक, और जिस दिन मैं यहाँ पे टेस्ट लूँ आपका, उस दिन घर मत पढ़ना बेशक, बस उस दिन नोट्स पढ़ना। 3-3.5 घंटे आप केमिस्ट्री में दे रहे हो, वैसा ही फिजिक्स में लगा दो, क्योंकि अब फ्री हो चुके हो क्लास से, वैसा ही बायो में 10-11-12 घंटे ऐसे निकाल ही सकते हो, और उनमें तो देखो क्लास भी नहीं जाना होगा। ठीक है, समझ आ रही बात? तो ऐसा ही पैरेलल काम शुरू कर दो अगर कामयाब होना है तो। लिखो नेक्स्ट। ठीक, ये चीज आज इसको समझ में आ गई ना। और एक चीज मेन फोकस करना, मिस्टेक जितनी लिखोगे और जितनी रिवाइज करोगे उतना ही मार्क्स बढ़ते जाएंगे। एक बात फिर कल नहीं बताऊंगा क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम कम बच रहा है ना, तो डेली मैं ऐसे आपको नई नई चीजें बताता चलूंगा, बस आप फॉलो करते चलना। जितनी बातें क्लास में बोलूं, आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हैं या नहीं है, आपका माइंड बहुत फास्ट है नहीं है, आपको बहुत समझ में आता नहीं आता, कोई बात नहीं, जितनी बातें बोलूँगा 3-5 अप्रैल तक अपना सिलेबस पूरा होने तक सारी बातें बस फॉलो करते जाओ। आज क्या बोला? पैरेलल क्या शुरू कर दो, और साथ में बायो भी। ठीक, कर दोगे आज से शुरू सारे? ठीक, फिर इसके साथ और क्या करना है? डेली मिस्टेक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर चैप्टर कम से कम 2 बार, अभी 2 बार, 1 बार फिर करेंगे, 1 बार फिर उनकी मिस्टेक रिवाइज करेंगे, कम से कम 4 बार करके जाए। अरे सोचो यार, केमिस्ट्री में 30 ईयर के क्वेश्चन आपने कर लिए, नया क्वेश्चन बना देगा क्या एग्जामिनर? मान लीजिए बना भी देगा, चलो मान लिया बना दिया, 45 तो नहीं बनाएगा, 1 या 2, 170 ले आओ। नेक्स्ट लिखो, फेंक दिया। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो। जैसे है ना, आपको मान लीजिए ऐसे ही दे दिया, लैम्डा दे दिया, देखो लैम्डा दे दिया, मान लीजिए 300 एंगस्ट्रॉम आपको ना। ठीक, आपको पूछ लिया, अब घर पे करना है क्वेश्चन, यहां मत करना। एक तो आपको ना वेव नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक। सेकंड क्या है, लैम्डा को ना मीटर में कन्वर्ट कर देना वेव नंबर के लिए ना, नहीं तो पर एंगस्ट्रॉम आएगा वो वेव नंबर। और इसके लिए फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, ठीक। फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड भी कर सकते हो, एनर्जी इन जूल और एनर्जी इन क्या करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर लोगे। ऐसे ही मान लीजिए मैंने आपको एनर्जी दे दी, ठीक, एनर्जी मैंने दे दी आपको 6.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी किसी फोटोन की, उसका है ना पहला लैम्डा फाइंड आउट करो एंगस्ट्रॉम में, ठीक। दूसरा क्या फाइंड आउट करो, लैम्डा मीटर में फाइंड आउट कर लो, चलो यहाँ पे मीटर में, और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो, बस इतना काफी, कर लो घर पे। अब एक क्वेश्चन है, जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है, बोल दिया 2 फोटोन है, एक का लैम्डा कितना है 2000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक, 2000 एंगस्ट्रॉम है, और दूसरे का लैम्डा कितना है 4000 एंगस्ट्रॉम है। बोल रहा E1/E2 का रेशो बताओ कितना आएगा, बता दो जल्दी से। लैम्डा 2/λ1 आएगा ना, 2/1 आ गया। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन और एनसीईआरटी में, वो कर लो, वो लिखो फाइंड एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन, फाइंड एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन if lambda for 1 photon is 331 angstrom, if lambda for 1 photon is 331 angstrom, एक फोटोन का लैम्डा दे दिया, आपको 1 मोल फोटोन की एनर्जी बतानी है, जल्दी बताओ। ये आएगी एक फोटोन की फाइंड आउट कर लो, hc अपॉन लैम्डा 6.62 इंटू 10 की पावर -34 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाई 331 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -10 मीटर, ठीक। तो ये कितना आया 10 की पावर -2, और ये कितना आ जाएगा 10 की पावर 18 हो जाएगा ऊपर जाके,
ये कितना बचा 10 की पावर -30, 10 की पावर -18 बच गया ना, 3 × 10 की पावर -18 बच गया मेरे ख्याल में, और ये 2 भी तो आएगा मल्टीप्लाई 6 × 10 की पावर -18। ये एक फोटोन की एनर्जी है, और एक मोल फोटोन की कितनी होगी 6 × 10 की पावर -18 मल्टीप्लाई बाय 6 × 10 की पावर 24। ये जूल में आएगा आंसर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और लिख लो। कहाँ बोला, किसने बोला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है? आपने जूल में भी तो नहीं बोला। तो फिर मैंने तो जूल में फाइंड आउट की है। वहाँ पे अगर एंगस्ट्रॉम में यूनिट दिया है तो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हाँ डायरेक्टली कर लो उसमें, आंसर देख लेना ना किस में दिया है। समझ आया भाई? किस किस का ठीक था? कहाँ पे 23 आएगा? 6 × 10 की पावर 20 नीचे जूल के आगे। अच्छा 23, अच्छा ये वाला, हाँ ठीक है, वो तो आपको पता ही है। तो इसको मैं 3.6 × 10 की पावर 6 जूल आ गया, या 3.6 × 10 की पावर 3 किलो जूल लिख दो। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ए 100 वाट बल्ब, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी है। ए 100 वाट बल्ब emit a radiation of 300 angstrom. A 100 watt bulb emit a radiation of 300 angstrom wavelength, है ना? Then find number of photons emitted per second. Then find number of photons emitted per second. करोगे या मैं बता दूं? इसका मतलब क्या है? पावर है। पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है, ठीक? तो सॉरी लैम्डा नहीं, टाइम। वाट होता है जूल पर सेकंड ना, जूल पर सेकंड यही तो होता है। तो ये कितना देर का? 100। और एनर्जी क्या लिखेंगे हम? क्या लिखते हैं? hc/लैम्डा। ये एक फोटोन की है, तो मान लीजिए वहां पे n फोटोन होंगे, और कितने टाइम में? t टाइम में, ठीक? n/t आ गया। तो यहाँ पे 100 = नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम फाइंड आउट करना आपको, और ये वाट जूल पर सेकंड में है, तो ये नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड आएगा ना, इनटू में यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। 6.62 × 10 की पावर -34, 3 × 10 की पावर 8 डिवाइड बाई 300 एंगस्ट्रॉम है ना, 300 × 10 की पावर -10, ये हो गया 10 की पावर 18, ठीक? इसको भी काट दो, ये वापस 16 हो जाएगा, ठीक? और ये 3 से 3 कट गया। तो अब क्या करोगे? नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सेकंड, कि क्या ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो वो 10 की पावर -18 बचेगा, वो कट के 100 डिवाइड बाई 6.62 × 10 की पावर -34 और 16 10 की पावर -18, ऐसे आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो ये नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड आ गए। और मान लीजिए पर आवर पूछ ले, अगर पर आवर पूछता तो क्या करते? 100 डिवाइड बाई 6.62 × 10 की पावर -18, कितनी सेकंड होती है एक घंटे में? 3600। हो गया भाई, टॉपिक खत्म। समझा? एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। एनसीईआरटी की एक चीज कवर कर रहा हूं, है ना? ध्यान रखना इस बात का। आगे बढ़े, और जो इंपॉर्टेंट है वो लिखवा भी रहा हूं साथ के साथ कि ये लिखो, रिवीजन में काम आएगी। लिख लिया सबने? अच्छा, इसमें से भी है ना, आप ना कुछ चीजें ना जाके घर जाके छांट दिया करो कि ये मेरे को आती है। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन का मास भी आपको लिखवाया, जरूरत थोड़ी है उसकी, उसमें से भी छांट दिया करो आप सब, है ना? तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी तो लेके आए हो ना सबके सब? नेक्स्ट लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिजिक्स का टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जैसे हम क्या करते हैं, मेटल सरफेस पे अगर आप रेडिएशन मारते हो, रेडिएशन मतलब फोटोन, तो फोटोन मारते तो वो इसको इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। और कौन से इलेक्ट्रॉन को निकालता है? हमेशा आउटर मोस्ट को, ठीक? तो मान लीजिए हमने क्या किया, एक ट्यूब बनाई ऐसे, एक ट्यूब हमने बना ली ऐसे, ठीक? यहां पे मेटल सरफेस बना लिया, ठीक? इसको हम कैथोड बना रहे हैं, और इधर एक एनोड बना लिया। कैथोड और एनोड कैसे बनाएंगे? यहां पे हम बैटरी लगा देंगे माइनस और प्लस से, बड़ा प्लस शो करता है, ठीक? ये बैटरी हमने लगा दी, इसको हम एनोड बोल रहे हैं, ये कैथोड है, ठीक? तो यहां से हम लाइट रेडिएशन मारते हैं। ये रेडिएशन जब आएंगी तो ये रेडिएशन क्या करती है? यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगी, ठीक? तो यहां से ये क्या होगी? इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगी, ठीक? जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को मेरे को मेटल, अब ये देखो ऐसा कंसीडर करो, ये न्यूक्लियस, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मेरे को इस पे लाइट मारनी है, ये बाहर आएगा। मान लीजिए इन दोनों के बीच में
जो एनर्जी है मान लीजिए वो 5 यूनिट है, क्या मैं 4 यूनिट देके इसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता हूं? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना 5, तो 4 आपने दिया नहीं निकलेगा। मान लीजिए मैंने 5 दिया, क्या करेगा? जस्ट बाहर आएगा, ठीक है। और मान लीजिए मैंने 6 यूनिट एनर्जी दे दी, तो क्या करेगा? 5 से तो बाहर आ गया और 1 यूनिट से क्या करेगा? दौड़ेगा। मान लीजिए मैंने 10 यूनिट दे दी, तो 5 तो उसको बाहर निकालने में यूज होगी, बाकी वो दौड़ेगा 5 से। समझ आई बात? तो मान लीजिए मैं ऐसा काम कर दूं, ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके यहां तक पहुंच जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन सर्किट में ऐसे चक्कर लगाएगा, और इलेक्ट्रॉन सर्किट अगर बना लेगा तो क्या बोलेंगे? करंट फ्लो करेगा, और जो करंट फ्लो करेगा दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। समझ आई बात? इसमें कोई डाउट है क्या? लिखवाऊं क्या ये? अब देखो, अब नहीं, एक बात इसमें हम ये पढ़ते हैं, जब हम फोटोन मारते हैं और इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें कोई टाइम खराब नहीं होता, जस्ट मारते ही निकल जाएगा। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ फोटोन एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये पढ़ते हो फिजिक्स में। इसके बाद नई बात सुनो, यहां पे मान लीजिए मैं एक फोटोन मारूं, क्या 10 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है? एक फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। समझ आ रही बात? अरे एक बात बताओ, मान लीजिए भाई बैठा है, मान लीजिए मैं इसके थप्पड़ मारूं, चोट एक की लगेगी ना, ये 10 को दर्द होगा, वो बात अलग है, भावनाएं हो सकती है। ठीक, तो एक बार में जब एक के चोट मारेगा तो एक के ही लगेगी, समझा? बुरा तो नहीं लगा? मैं मजाक कर रहा था। ठीक, लग भी जाएगा तब भी बोलो, कुछ नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट क्या करना अपने को? जैसे मैंने बोला, एक अगर हम फोटोन मारेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, 2 मारेंगे तो 2, 3 मारेंगे तो, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाओगे, यानी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटोन्स। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो पता है ना? तो जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड क्या होगा? बढ़ेगा। तो नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड, क्या बोलोगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ। इसमें कोई डाउट है क्या? समझ आ रही बात? और अगर हम बात करें एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगी? किस पे डिपेंड करेगी? भाई आप जितनी एनर्जी का क्या मार रहे हो? लाइट मार रहे हो। समझ आई बात? अभी तो हमने देखा था, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या फोटोन बोल दो। कोई डाउट है क्या? समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? अच्छा सुनो मेरी बात, अब मैंने बोला कोई भी मेटल है, यहां पे एक स्पेसिफिक मेटल ले ली, सोडियम ले ली, पोटेशियम ले ली, या आयरन ले लिया, कॉपर ले लिया, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। सबके लिए अलग अलग होगी, सबके लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ना। जैसे मैंने इसमें बोला भाई मान लीजिए 5 चाहिए, दूसरी कोई मेटल है, उसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मान लीजिए मेरे को 10 यूनिट चाहिए। तो ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो अपने को चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। समझ आई बात? जिसको W नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई डाउट है क्या? अब जो हम ये निकाल रहे हैं, अब जो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल है, तो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल अपने को एक मतलब मिनिमम एनर्जी चाहिए ना। ठीक, मिनिमम एनर्जी को बोल रहे हो वर्क फंक्शन। तो मिनिमम एनर्जी किससे डिफाइंड होगी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी से। तो ये यहां पे हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो जो ये फ्रीक्वेंसी होगी मिनिमम अमाउंट ऑफ minimum value of frequency needed to remove an electron from a metal atom is called threshold frequency। वो threshold एनर्जी है, तो ये क्या होगा? threshold frequency। अब मान लीजिए इससे ज्यादा अगर एनर्जी हम दे देते हैं तो बाकी की एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? यानी हम बोल सकते हैं E इज इक्वल टू W नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट है क्या? अब देखो, ये मान लीजिए हमने H न्यू एनर्जी दी, तो इसमें कितनी यूज होगी? H न्यू नोट। सभी मेटल के लिए अलग अलग होता है ये काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू H न्यू माइनस न्यू नोट। कोई डाउट है क्या? समझ आई बात? कोई डाउट है? अब देखो, मान लीजिए मैं काइनेटिक एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी लिखता हूं, वैसे है ना, ये केमिस्ट्री में नहीं आते, वैसे पढ़ा रहा हूं, आपका रिवीजन हो जाएगा फिजिक्स का। ठीक, ग्राफ अपने नहीं आते, अपने बस पता कितना काम था अपना, मेरे को आपको ये सिखाना था कि इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर निकालते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। वैसे फिजिक्स में पूरा आप पूरे लेक्चर रखते हैं, 4-5 लेक्चर में पढ़ाते हैं ये टॉपिक, है ना, पूरा डिटेल में पढ़ा जाता है, लेकिन मैं तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ। इधर देखो फ्रीक्वेंसी, अब मेरे को काइनेटिक एनर्जी बनाना। देखो मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैं एनर्जी जो दे रहा हूँ, ये मान लीजिए मेरे को, ये हम लिख रहे हैं H न्यू इक्वल टू H न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी हमने लिखा। मान लीजिए ये मिनिमम 5 है और मैंने ये 3 दिया,
क्या कुछ वो इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो उसकी एनर्जी जीरो ना, जीरो। 4 दिया तब भी जीरो, 5 दिया तब भी इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आएगा, दौड़ेगा नहीं, काइनेटिक एनर्जी जीरो। जैसे 5 से इसको 6 करना शुरू करूंगा तो इसकी ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी, तो ऐसे ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा। तो एक्चुअल में क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, क्या है, y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ तो है, स्लोप पॉजिटिव है, ठीक। और इसी चीज को अगर एग्जामिनर आपसे ऐसे बनवा लेता, दिस इज न्यू एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी, तो ये ग्राफ यहां से ऐसे बनता, ठीक। अगर मान लीजिए मैं काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी में ग्राफ बनाता हूं, ये काइनेटिक एनर्जी है और ये इंटेंसिटी है, भाई काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा क्या। मान लीजिए मैं 10 फोटोन मार रहा हूं तो 10 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, 10 फोटोन मारे मैंने और 10 फोटोन ने 10 इलेक्ट्रॉन निकाले, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो उसकी फोटोन की एनर्जी पे डिपेंड करेगी ना, इंटेंसिटी पे क्यों डिपेंड करेगी। समझ आई मेरी बात, नहीं समझ में आया। तो काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक। और इसके अलावा आपके फिजिक्स में बहुत सारे करंट वरंट के भी ग्राफ आते हैं, वो मैं नहीं बता रहा। यहाँ पे इंटेंसिटी, ये काइनेटिक एनर्जी, कितनी इंटेंसिटी बढ़ा दो काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। और भी आपके ग्राफ और बहुत सारे आते हैं, और नहीं बढ़ा रहा मैं, ठीक है। इतना काफ़ी है, कोई डाउट है क्या किसी को, कर लोगे तो जल्दी से जो कुछ लिखना लिख लो, है ना।